आज हम करेंगे 10वीं कक्षा की कविता उत्साह, जो जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और इनका जन्म जो है वो 1899 ईस्वी में हुआ है। और इन्होंने जो आरंभिक शिक्षा प्राप्त की है वो बंगाल में की है। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो महिषा दल में से एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य जो है वो करते थे। इनका परिवार जो था वो उन्नाव जिले में रहने वाला था। और जब त्रिपाठी जी 14 वर्ष के थे तो इनका विवाह हो गया था। और इससे पूर्व बचपन में ही निराला जी की माता जो थी उनका भी देहांत हो गया था। और तत्पश्चात 1918 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उनके पिता, चाचा तथा चचेरा भाई भी एक एक करके स्वर्ग सिधार गए। लेकिन जब जो है इनकी बेटी सरोज की मृत्यु हो गई तो निराला जी जो थे वो अंदर से टूट गए और वे आजीवन का मतलब होता है पूरा जीवन जो थे वे संघर्षों का सामना करते रहे। और सन 1961 में निराला जी जो स्वयं थे उनका भी निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो जैसे जो काव्य संग्रह है उसके अंदर अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, कुकुरमुता, बेला और अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत गूंज आदि जो हैं वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और काव्य संग्रह जो हैं वो इनके हैं। कहानी संग्रह जो हैं उनके अंदर है लिली, और लिली के बाद है सखी, सुकुल की बेटी, चतुरी चमार। उपन्यास जो है वो है अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव और शकुंतला। रेखा चित्र जो हैं वो है कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीता। इन्होंने आलोचना और निबंध भी लिखे हैं। प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय, ये जो हैं ये इनके आलोचना और निबंध हैं। इनकी भाषा जो शैली जो थी वो काव्य में तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ साहित्य भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। और ये अपने प्रतीकों, लाक्षणिक शब्दावली तथा नवीन उपमानों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कहीं कहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में कोमल कांत पदावली को भी अपनाया है। इनके काव्य में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, यमक, मानवीकरण, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग जो है वो देखा जा सकता है। तो अब हम कविता करेंगे उत्साह के अंदर जो है इन्होंने बादलों का आवाहन किया है, यानी कि बादलों को बुलाया है। तो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधार ओ। तो इन्होंने बादलों को बुला करके कहा है कि हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ और खूब गरजो। धराधार ओ, धराधार भी इसने बादलों को ही कहा है भी। अरे ओ धराधार, यानी कि पानी को जो धारण करते हैं वो भयंकर गर्जना करने वाले, तुम आओ और पूरे घोर गगन मतलब पूरे आकाश को घेर घेर, यानी कि घेर लो। तो जैसे आपको पहले मैंने बताया भी हुआ है, कविता के अंदर सबसे पहले जैसे जो चीज़ें करते हैं वो आपको पता ही हैं। और फिर इसमें है ललित ललित काले घुंघराले। अब ललित मतलब होता है सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बाल क्या होते हैं? बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ पर जो है कवि क्या कहता है कि ये केश जो है वो कल्पना के विस्तार के समान हैं। ये जो काले घुंघराले, जैसे बादल जो होते हैं वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं, जैसे आपको पता ही है
कि बादल जो हैं वो कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो बादल जो हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे काले घुंघराले बाल हों, केश हों। केश का मतलब भी होता है बाल। तो कल्पना के विस्तार के समान वो घने होते हैं। कवि बादल को जो है वो कवि की संज्ञा दे रहा है। जैसे कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका मतलब क्या होता है कि कवि जो होता है वो अपनी कल्पना से कहीं भी पहुँच जाता है। तो इसी प्रकार जो है वो कहा गया है कि कवि जो है वो बादलों को कवि के रूप में बुलाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर, जैसे इसमें फिर बताया गया है, विद्युत छवि उर में, उर मतलब होता है हृदय। तुम्हारा जो हृदय है उसके अंदर क्या है, बिजली की कांति है और तुम संसार को नया जीवन, नवजीवन मतलब नया जीवन देने वाले हो। ब्रज छिपा नूतन कविता, और तुम्हारे अंदर जो है वो क्या छिपा हुआ है, तुम्हारी भावनाओं के अंदर जो है ब्रज छिपा हुआ है। पत्थर के समान तुम्हारी भावनाएं जो है वो कठोर है और तुम संसार को नई कविता देने वाले हो, यानी कि तुम संसार का नया संचार करने वाले हो। तुम बादलों आओ गरजो और संसार को गर्जन और तर्जन से भर दो। आओ बादलों तुम गरजो और इस संसार को भर दो, गर्जन तर्जन के साथ भर दो। फिर इसके अंदर दूसरा पैरा जो है वो है, विकल विकल उन्मत्ते उन्मत्त विश्व के निधाए के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इस पहरे के अंदर कवि क्या कहता है, इस पहरे के अंदर कवि कहता है कि संसार में चारों ओर क्या है, गर्मी है। विकल विकल मतलब व्याकुल हो रहे हैं, कौन, गर्मी के कारण लोग जो हैं वो व्याकुल हो गए हैं। उन्मत्ते उन्मत्त यानी कि बेचैन परेशान हो गए हैं और लोगों का मन जो है वो गर्मी से उचाट हो गया है। और फिर विश्व के निधाए के सकल जन, विश्व के जो लोग हैं वो सभी गर्मी के कारण दुखी हो गए हैं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो ऐसी स्थिति में, जैसी स्थिति है तो अज्ञात दिशा से बादल जो है वो, मतलब अज्ञात दिशा यानी कि जो दिशा हमें पता ही नहीं होती, ऐसी दिशा से बादल जो हैं वो अनंत, जिनका कोई भी पार नहीं है, वो आ जाते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी जो है तप्त धरा यानी कि तपती हुई धरा, जो गर्मी के कारण तप रही है धरा, धरती, और वो फिर जल से, तुम अपने जल से उसको शीतल कर देते हो। तो इस यहाँ पर बादलों को बुला करके कहता है कि दुखी जनता को तुम सुख प्रदान करो, ये जो पृथ्वी शीतल नहीं है इसको तुम शीतलता प्रदान करो, लोगों को सुख प्रदान करो। बादलों तुम आओ और गरजो बरसो। तो जैसे मैं आपको पहले भी कविताओं में बता चुकी हूँ कि जब भी हम कविता की सह प्रसंग व्याख्या या सरलार्थ करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, संकेत। मान लो आपसे ये पहला ही पैरा जो है वो पूछा जाए तो इसमें जैसे दिया जाए विकल विकल और बादल गरजो, तो इसमें हम पहले लिखेंगे विकल, फिर डैश 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 लगा देंगे और फिर लिखेंगे गरजो। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ कि संकेत, संकेत के अंदर क्या लिखा जाता है कि जैसे विकल और फिर लास्ट शब्द जो है वो लिखा जाता है गरजो, यानी कि पहला शब्द और लास्ट शब्द। फिर उसके अंदर प्रसंग, प्रसंग के अंदर आपको पता ही है, आप जैसे छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हो कि प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता उत्साह से
जो है वो अवतरित की गई हैं या ली गई हैं, और इसके जो कवि हैं या इसके जो रचयिता हैं वो हिंदी के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और प्रस्तुत कविता में कवि ने जो है वो बादलों के विषय में जो है वो बताया है। बादल जो हैं वो कैसे हैं वो आपको पता ही है कि यहाँ पर बादलों का वो आवाहन करता है, और बादलों का आवाहन करते हुए वो कहता है कि तुम आओ और इस संसार को शीतलता दे दो। फिर सरलार्थ का अर्थ होता है सरल अर्थ में लिखना, और फिर सरलार्थ के बाद लिखा जाता है भावार्थ, और फिर जैसे व्याख्या लिखी जाए तो व्याख्या के साथ विशेष लिखा जाता है। तो अब जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की ये तो थी उत्साह कविता। इसके बाद है कविता, जो दूसरी कविता है वो है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता के अंदर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं, इसमें कवि कहता है कि अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। तो जो फागुन मास की मादकता है वो समा नहीं रही है। आबा फागुन की तन, यानी कि फागुन की जो सुंदरता है वो उसके शरीर के अंदर समा नहीं रही है, छलक छलक कर बाहर आ रही है। तो इसके अंदर जैसे प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जो है वो ये सब कुछ कह रहा है। सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो इसके अंदर देखो कवि क्या कह रहा है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन जो है वो इतना कर रहा है, इतनी अनुपम और मनोहर जो है प्रकृति है। तो उसका जो शरीर है, जैसे जो वह पूर्णतः शरीर में जैसे जो सौंदर्य है वो समा ही नहीं पा रहा है। तो जैसे सांस लेते हैं, जैसे फागुन की जो प्राकृतिक वातावरण है वो इतना अच्छा है कि यानी कि जैसे फूल खिले हुए हैं तो कहीं सांस लेते हो, तो इसमें कहता है कि जैसे जहाँ भी हम सांस लेते हैं, सांसें लेती हैं, तो वहीं पर ही सुगंध फैली हुई है। घर घर भर देते हो, यानी कि जैसे जो फूलों की सुगंध है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ सौंदर्य जो है वो फैला हुआ है, और ऐसी मादकता जो है उससे सभी कुछ भरा हुआ है। उड़ने को नभ में तुम, तो पक्षी जो हैं वो जब पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है वो सौंदर्य है। पर कर देते हो, यानी कि उनको उड़ने पर मजबूर कर देते हो सौंदर्य को देखने के लिए। और जो कवि है वो भी अपनी आँखों को इससे हटाना ही नहीं चाहता है, वो भी हर टाइम ही सौंदर्य को देखना चाहता है, क्योंकि इसमें आँख हटाता हूँ तो यानी कि कवि कहता है कि मैं अगर आँख हटाने की कोशिश भी करता हूँ तो फागुन का जो सौंदर्य है उससे आँखें जो हैं वो हटती ही नहीं हैं। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जो पृथ्वी है, जो फागुन मास जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसमें प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत ही मनोरम का मतलब होता है मन को हरने वाला, आकर्षित करने वाला जो है वो होता है, ऐसा वो लग रहा है। फिर इसके अंदर जो है दूसरा पैरा है, पत्तों से लदी, इसके अंदर दिया हुआ है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो इसके अंदर क्या कहता है कि फागुन मास में चारों तरफ जब हरियाली छा जाती है तो वृक्षों पर नए नए पत्तों से डालियां जो हैं वो लद जाती हैं। तो कहीं पर वो छोटे छोटे लाल लाल पत्ते आते हैं, तो कहीं पर हरे हरे छोटे छोटे पत्ते आते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो कहीं कहीं पर क्या हो रहा है कि जैसे वृक्षों के गले में जो फूल हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे सुगंधित फूलों की मालाएं जो हैं उर में, यानी कि पृथ्वी के हृदय के ऊपर पड़ी हुई हों। और फिर वो क्या कहता है कि जैसे पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो वृक्षों पर जो सुगंधित फूल है तो स्थान स्थान पर की सुंदरता जो है वो इतनी सघन हो गई है
कि वो समा ही नहीं रही है और सब स्थानों पर प्रकट सी हो रही है। तो इसके अंदर कवि जो है इस कविता में जैसे सबसे ज़्यादा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार जो हैं उनका प्रयोग इसमें कवि ने किया है और मुक्तक छंद का प्रयोग इसमें किया है। फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य को सर्वत्र उसने प्रदर्शित किया है। तो ये इन कविताओं को आप अच्छे से कीजिएगा और इनके क्वेश्चन जो है वो आप अपनी बुक के अंदर कर लीजिएगा और इन्हीं दोनों कविताओं का ही टेस्ट होगा।